students, and welcome to lecture 23 of macroeconomics for your class 12th. So this particular lecture is the continuation of your money creation. Now I hope you remember पिछले lecture से कि हमने formula of money creation तक पढ़ा था, right? And the formula was 1 upon required reserve into cash reserve, right? हमने ये देखा था with an example कि कैसे 10,000 रुपए ने 1,00,000 रुपए क्रिएट कर दिए थ्रू द पावर ऑफ मनी क्रिएशन विद इट्स प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर थी। इसका मतलब है कि 10,000 से अगर 1,00,000 हुआ है तो मनी मल्टीप्लाई हुआ है। कैन आई से दिस, राइट? So this process of money creation gives rise to another concept called money multiplier. Money multiplier, right? अब हम money multiplier समझेंगे। So first let us understand कि money multiplier को हम credit multiplier भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? So the money multiplier is a concept that explains how banks can multiply the money supply in an economy by lending out a portion of the deposits they receive. Why portion? अगर आपको याद होगा तो हम जो डिमांड डिपॉजिट है दैट इज 10,000, उसमें से रिक्वायर्ड रिजर्व साइड करते थे, लेट्स से 10%। बचा हुआ जो 9,000 था, ठीक है, ये इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसको बैंक कॉमर्शियल बैंक लेंड करता था, ठीक है, ये उसका पूरा बिजनेस था। तो अगर हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला समझे तो मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रैक्शन के नीचे आ जाता है, यानी वो 1 अपॉन RR। रिक्वायर्ड रिजर्व आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स एज अ परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट। ऑलराइट, के का मतलब होता है क्रेडिट या फिर मनी मल्टीप्लायर, और RR का मतलब है आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट विच इज अ परसेंटेज ऑफ योर नथिंग बट डिमांड डिपॉजिट। अंडरस्टूड द होल थिंग? नाउ पिछले एग्जाम्पल में हमने 10% रिक्वायर्ड रिजर्व लिया था, तो अब हम उसी को लेके देख लेते हैं। वी हैव 1 अपॉन 10%। नाउ अगर आपने बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो मैं यहाँ से आपको बहुत छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करती हूँ। डिनोमिनेटर की संख्या बच्चों जितनी बड़ी रहेगी उतना ही मल्टीप्लायर का वैल्यू कम होगा। अंडरस्टूड? और डिनोमिनेटर की संख्या जितनी छोटी रहेगी मल्टीप्लायर का वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? मैं ये कह रही हूं कि अगर बॉस जो है हमारे RBI, वो हमें कहते हैं कि आप लो रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि बैंक अब ज्यादा लोन दे सकता है? ठीक है, अगर बॉस गुस्सा हो जाए और बोले अब आप हाई RR मेंटेन करो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास कम पोर्शन है लेंड करने के लिए या फिर लोन देने के लिए। अंडरस्टूड? बस अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यू हैव aced it. Now let us move towards some important points. अच्छा, before which I have an example. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको while you are writing the answer of money creation ये उसमें भी काम आएगा। तो एग्जाम्पल से पहले आपने 10,000 डिमांड डिपॉजिट किया इनिशियली बैंक में, लेट्स कॉल इट अ बैंक ए। सिंपली जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इन सबको मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल में फिर से कैप्चर कर लिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, या ये देखने के लिए कि मल्टीप्लाइंग कैसे हो रही है।
ठीक है, तो बॉस ने बोला, आरबीआई ने बोला, मैंडेट किया रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए विच इज 10%। ठीक है, तो बैंक ने 10% ऑफ 10,000 विच वॉज 1,000 रुपीज हटा दिया, बाकी के 9,000 लेंड कर दिए। यहीं से मैजिक ऑफ मनी क्रिएशन शुरू होता है। वी हैव डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल, बहुत ही स्लोली मैंने एक एक चीज को पकड़ के समझाया है, तो यू कैन विजिट द लास्ट लेक्चर। मनी मल्टीप्लाइज, ठीक है, कैसे? ये जो 9,000 है, हमने कुछ देखो अजम्पशंस ही पढ़े थे, राइट, कि ये जो 9,000 हैं ये फिर से बैंक में ही जा रहे हैं, ये विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, देयर इज नो लीकेज। ठीक है, अब इसी को हम लोन दे रहे हैं बार बार, फिर अब इसमें से हम 10,000 हटा रहे हैं, फिर बचे हुए का हम लोन दे रहे हैं। इस तरीके से ये एक चेन रिएक्शन डेवलप हो जा रहा है, राइट। देयर इज अ रिपीट every time there is a demand deposit in the bank or the financial liability is increasing, that is demand deposit is increasing, बैंक लोन देता जा रहा है ना। ये हमने क्या डिस्कस किया था, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता। यहां से आपका मनी मल्टीप्लाइंग प्रोसेस शुरू होता है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि पैसे छप नहीं रहे हैं, राइट, ये बैंक टू बैंक साइक्लिक फॉर्म में ट्रांसफर होके आपको ये दिखा रहे हैं कि मनी सप्लाई बढ़ रही है ड्यू टू कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अब रिक्वायर्ड रिजर्व के बारे में दो तीन बातें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड रिजर्व के और भी कुछ सुंदर से नाम हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो या फिर लीगल रिजर्व रेशियो। सो समटाइम्स इन बुक्स आपका CRR can be also written as LRR, that is legal reserve ratio, right? So मल्टीप्लायर को हम 1/CRR भी कह सकते हैं, कई बुक्स में ये 1/LRR भी लिखा हुआ है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेम्बर। देखो, इंडिया में CRR या LRR और RR और SLR और एनी सच रेशियो, ठीक है, इट इज डिसाइडेड बाय योर RBI और सेंट्रल बैंक, ठीक है। बट कंट्रीज लाइक UK एंड कनाडा, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बात तो हम समझ गए, इसको हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, CRR refers to, ये CRR की डेफिनेशन है, यू कैन राइट इट ऑल्सो। CRR refers to the percentage of total demand deposit of the commercial banks which they must keep as cash reserve with RBI. All right? समझ में आ गया कि CRR क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट जो कि कॉमर्शियल बैंक्स आर मैंडेटेड, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि CRR को हम लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। लीगली मैंडेटेड होता है कि कॉमर्शियल बैंक्स को वो रखना ही रखना है एज कैश रिजर्व्स विद योर RBI, ठीक है। अभी जो करंट CRR रेट चल रहा है दैट इज डिसाइडेड बाय योर RBI, इट इज 4%, ठीक है, याद रहेगा। देन वी हैव क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर। दे इंडिकेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कि सेंट्रल बैंक, सॉरी कॉमर्शियल बैंक, this is commercial bank, can legally create, not actually create. Why not actually? Let us give this a thought. मैंने क्या बोला कि वो लीगली क्रिएट कर सकते हैं बट एक्चुअली क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दीज टू वर्ड्स, वॉल्ट, कैश। सी अपार्ट फ्रॉम CRR हमारे पास एक और होता है VCR, हमें इसको भी मेंटेन करना होता है, ये प्लस का साइन है, VCR। नाउ VCR क्या होता है? इट इज योर वॉल्ट कैश रेशियो, ठीक है। ये वॉलेंटरली कमर्शियल बैंक्स रखते हैं, ये अगेन डिमांड डिपॉजिट का ही एक परसेंटेज होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स वॉलेंटरली रखते हैं बट RBI के पास नहीं, अपने खुद के पास, ठीक है, टू कोप अप विथ सम फाइनेंशियल इमरजेंसीज, ठीक है। ये भी अपार्ट फ्रॉम CRR वी हैव अनदर एक्सेस रिजर्व
नोन एज वॉल्ट कैश। ठीक है, वॉल्ट कैश एक तरीके से समझ लीजिए ऑपरेटिव कैश रिजर्व होता है, रोज का जो काम धाम होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। मान लो जैसे चेकबुक प्रिंट करनी है, ठीक है, तो वो भी, उसमें भी तो पैसे खर्च होंगे। एक बैंक है, उसको अपने चेकबुक प्रिंट करवाने हैं, तो उसमें पैसे लगेंगे। तो ऐसे टाइप की कुछ चीजों के लिए एक वॉल्ट कैश रेशियो अलग से कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है, ताकि कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़े या ऐसा कुछ काम पड़े तो वो पैसे वहां से निकाल ले। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहां पे सीआरआर के अलावा एक और रेशियो है, ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि प्रिसाइजली आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर कितने पैसे देगा। अंडरस्टूड? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, हम जब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं उसमें देखिए अभी तक हमने वीसीआर नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ये थियरी में तो हम कुछ अजम्पशंस लेके ही चलते हैं, इसीलिए हमने वीसीआर को कंसीडर नहीं किया था। आपके +2 लेवल पे ये चीजें और कॉम्प्लिकेट कर देंगी, तो कॉन्सेप्ट और मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट तो आई एम होपिंग आपको समझ में आ गया होगा, तो लेट अस टेक दिस वन कि क्यों एक्चुअल और लीगल में डिफरेंस आता है। See, I've written this also. The difference between the actual and the legal money created by commercial bank. ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है? VCR की वजह से। और तब क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपका हो जाता है 1/CRR प्लस VCR। नाउ टेल मी, वीसीआर के बढ़ने से जो क्रेडिट क्रिएशन का कैपेसिटी है वो कॉमर्शियल बैंक का कम होगा या ज्यादा होगा? द करेक्ट आंसर इज कैपेसिटी कम हो जाएगी, राइट? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती है फ्रैक्शन में, तो वैल्यू, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? अब मैं एक कंफ्यूजन आपका और दूर कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी मैंने ये बोला था कि लीगल रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो ये एक होते हैं, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वील अंडरस्टैंड दिस, बट लीगल रिजर्व रेशियो समटाइम्स इज ऑल्सो नोन एज SLR। तो आप ये कह सकते हैं कि CRR और SLR ये दो टाइप्स हैं आपके लीगल रिजर्व रेशियो के, कंपोनेंट्स नहीं है। तो बेटर डोंट ऐड दिस टू फाइंड योर LRR। दिस इज रॉन्ग, दिस इज completely wrong. So after all this, can I write this one statement, actually two, that higher CRR yani cash reserve ratio, it implies what? It implies lower value of credit multiplier, right? That means lending to lower volume of credit creation, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, जब CRR का वैल्यू कम रहेगा? लेट मी राइट दैट एज वेल। लोअर CRR means it implies higher value of credit multiplier lending to higher volume ऑफ योर क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। ये दो बातें आप याद रखो। इसके अलावा वी हैव टू मोर कॉन्सेप्ट्स। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे CRR की वैल्यू इम्पैक्ट करती है आपके क्रेडिट क्रिएशन में। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हमने एक एग्जाम्पल लिया था 10,000 रुपए का, ठीक है। अभी भी हम 10,000 रुपए लेके चल रहे हैं।
बट द डिफरेंस इज हमने रिक्वायर्ड रिजर्व लिया था, CRR हमने लिया था 10% और RBI का करंट CRR है 4%, राइट? तो अगर हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखते हैं तो यहां से हमें मिलेगा 1/10 इंटू 10,000 एंड यहां से हमें मिलेगा 1/4 इंटू 10,000। यहां से हमारी वैल्यू आएगी 2,50,000 रुपीज और यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपीज। सो यू अंडरस्टैंड, अगर आपका जो रिजर्व है उसका वैल्यू कम होता है तो आप क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाते हो, राइट? यही बात अभी हमने लिखी है और यही बात हमने समझी है। Now let us move towards other things, other ratios that impact your money creation by the commercial banks. That are your CDR, that is cash deposit ratio, and your SLR, that is statutory liquidity ratio. So these both the things impact your credit creation procedure, though indirectly, but they do impact. तो एक बार देख लेते हैं बहुत ही इजी और छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। CDR का मतलब होता है कैश डिपॉजिट रेशियो। नॉर्मल इंसान मनी किस तरीके से होल्ड करता है, उसके पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन कि वो कैश अपनी पॉकेट में रख ले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि वो बैंक में जाके पैसे जमा कर दे, ठीक है। सो फर्स्ट इज कैश इन हैंड, सेकेंड इज डिपॉजिट इन बैंक। नाउ हमने हमारे अजम्पशन में पढ़ा था कि लीकेज अगर कम होगा तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर बैंकिंग एक्टिविटीज हमारे यहाँ वेल ग्रोन होंगी, बैंकिंग हैबिट्स अच्छी होंगी हमारे कंट्री में, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, मानते हो। और अगर हम कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट, कैश को हाथ में रखना, मतलब हम लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं। हमने ये भी देखो लिक्विडिटी टर्म हमने समझा था और हमने ये भी समझा था कि कैसे कैश इज द हाईएस्ट लिक्विडिटी होल्डिंग असेट। तो जब हम कैश ज्यादा रख रहे हैं तो बैंक के पास फंड्स कम हैं लोन देने के लिए, बट अगर हम डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं तो बैंक्स के पास फंड्स ज्यादा हैं लोन देने के लिए, ठीक है। बस यही है। और CDR इज अ रेशियो जिसका फॉर्मूला है CU/DD। CU इज योर कैश इन हैंड, लेट मी हैव अ स्पेस। CU is cash in hand with the people, cash in hand with the people, and DD is your demand deposit, demand deposit with the people, right? तो can I say कि अगर CDR ज्यादा होगा, देखो हमने ये समझ लिया कि CDR लिक्विडिटी प्रेफरेंस दिखाता है, द रेशियो टेल्स द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो अगर CDR ज्यादा है तो मतलब हम प्रेफर कर रहे हैं अपने पैसे कैश में रखना, मतलब बैंक के पास फंड्स कम है। फंड्स कम है मतलब मनी क्रिएशन कम होगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। सो CDR, high CDR is impacting your money creation, right? High CDR leads to low money creation. अगर हमारे पास CDR कम है, कैश डिपॉजिट रेशियो हमारा कम है, तो प्रेफरेंस ऑफ कैश हमारे पास कम है। इसका मतलब है कि बैंक्स के पास फंड्स ज्यादा है लेंड करने के लिए। फंड्स ज्यादा है लेंड करने के लिए मतलब पॉसिबली वो मनी ज्यादा क्रिएट कर पाएगा, राइट? अंडरस्टूड? नाउ एक चीज समझो, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वहां की बैंकिंग हैबिट्स पुअर होती हैं, मतलब लोग कैश ज्यादा प्रेफर करते हैं, बैंकिंग सिस्टम पे उनका भरोसा कम होता है, वहां के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। तो नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ऑल्दो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है विद डिजिटाइजेशन। यूपीआई हमारा जो भीम है, यूपीआई इज वन ऑफ इट्स काइंड। कभी इफ आई गेट टाइम आई एक्सप्लेन दिस थिंग। बट स्टिल जब ये सब
बातें नहीं थी, जब हम सब्जी वाले को 10 रुपए यूपीआई नहीं कर पाते थे, तो बहुत कम लोग बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते थे। तो बिहेवियर जो होता है इंसान का, बैंकिंग बिहेवियर, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर मनी क्रिएशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ CDR. Another thing is statutory liquidity ratio. Although we'll be reading this in our quantitative tools of credit control, but एक बार यहाँ पे भी देख लेते कि how SLR impacts your credit creation या फिर money creation. Now SLR as CRR and all other ratios is decided by your RBI, right? It refers to liquid asset that the commercial banks must hold with themselves on daily basis as a percentage of their deposit. Now you must be thinking कि मैम इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, जैसे CRR को RBI बोलता था कि एक पोर्शन हटा के रख दो, वैसे SLR को भी बोला गया है. There is a difference. ठीक है, and you will understand this as we move ahead in this video. लिक्विड एसेट मेंटेन करना होता है हमें SLR में, और लिक्विड एसेट 3 फॉर्म में रहता है, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज, और ये वो सिक्योरिटीज रहती हैं जिनके अगेंस्ट कोई लोन नहीं होता है. सो कैन आई से अगर SLR ज्यादा है, ठीक है, अगर हमें RBI, हमारे बॉस ने बोला कि आप ज्यादा रेशियो रिजर्व मेंटेन करो, तो मनी क्रिएशन कम होगा. क्यों? क्योंकि बैंक के पास फंड्स ही नहीं है लेंड आउट करने के लिए. बट अगर SLR कम है तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा. अच्छा, अब आप लोग को यहाँ से ये आइडिया तो लग गया होगा कि RBI इज द ट्रू बॉस. वो मनी क्रिएशन प्रोसेस को आइदर वो हेल्प कर सकता है या फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है विद इट्स पावर ऑफ डिफरेंट रेशियोज. Understood? Now, as I promised, we'll learn about the difference between SLR and CRR. देखो, SLR में हमें 3 कंपोनेंट्स रखने होते हैं, कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज. एक और डिफरेंस है, SLR कॉमर्शियल बैंक्स को खुद के साथ मेंटेन करना होता है, जबकि CRR में हमें सिर्फ कैश रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, वो भी RBI के साथ, खुद के साथ नहीं. दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इज SLR में इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, जबकि CRR में इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड किए जाते हैं. ऑल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन लास्ट थिंग, क्रेडिट मल्टीप्लायर और जब हम मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं, तो जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आपको ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स ही मिलेंगे. ये बात याद रखना कि हम हमारी किताब में +2 लेवल में हम क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर को इंटरचेंजेबली यानी सिनोनिम्स के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली में दोनों ही डिफरेंट हैं. क्रेडिट मल्टीप्लायर अपने में एक अलग कॉन्सेप्ट है और मनी मल्टीप्लायर अपने में एक अलग कॉन्सेप्ट है. बट हमारे लिए मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर का इतना सा ही मतलब है कि दोनों पे रेफर कर रहे हैं टू द मनी जो कि क्रिएटेड बाय है कमर्शियल बैंक्स बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. यहाँ पे टोटल मनी सप्लाई की बात नहीं हो रही है. प्लीज डू कीप दिस थिंग इन माइंड. And thank you so much for watching. We'll be meeting in our next lecture where we'll be discussing central bank and its function.